नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको काफ़ी सारी मैनेजमेंट के करवाए हैं, टॉपिक्स अकाउंट्स के कराए हैं, इकोनॉमिक्स के कराए हैं, स्टैटिस्टिक्स के कराए हैं। तो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक भी टॉपिक नहीं कराया। क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस, 2-3 क्वेश्चन 2-3 टॉपिक में से हर बार आते हैं। देखिए, पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी और आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। कई बार क्या है कि क्वेश्चन सीधा ही आ जाए कि भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और हम ये करके ही ना जाएं। तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइनेंस मैनेजमेंट पहले का अगर मैं टाइम बात करूं, जो मैनेजर हुआ करता था, सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से फाइनेंस की मैनेजमेंट अलग करनी है, उसको सेल की अलग करनी है, प्रोडक्शन की अलग करनी है। अब जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ने लगा, स्कोप बढ़ने लगे, उसका एरिया बढ़ने लगा, तो क्या है कि फाइनेंस के लिए अलग से फाइनेंस मैनेजमेंट होने लगी, उसकी अलग से अकाउंटेंसी जो है, फाइनेंस अकाउंटिंग है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, अलग अलग। तो फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर है वो क्या क्या चीज़ें मैनेज करता है। देखिए, अगर ये मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो तो हम बिजनेस को कह ही नहीं सकते कि वो सक्सेसफुली काम कर सकता है। कैसे, देखिए ना, फाइनेंस, सबसे पहले फाइनेंस क्या है? पैसा ही बिजनेस के अंदर नहीं है तो काम कैसे इसका? पैसे के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। और अगर काम है, अगर फाइनेंस का काम है तो पैसा हम लोग ले आएंगे। बिजनेस का ओनर क्या पूरा का पूरा पैसा ले आएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि भी पूरा का पूरे पैसे का अरेंजमेंट ओनर कह देगा हाँ जी मेरे पास तो इतनी कैपिटल है, बिजनेस में स्टार्ट कर दो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो क्या है कि फाइनेंस को रेज करना पड़ता है। रेज कैसे करना पड़ेगा, कैसे होगा? या तो फिर डेट हो गया, डिबेंचर हो गए, या लोन वगैरह हो गई, इक्विटी हो गई, शेयर होल्डर हो गई, या खुद की ओन कैपिटल हो गई, जो खुद का पैसा हो गया। तो इस तरह से मार्केट में से क्या क्या वो पैसा उठाएगा, कैसे रेज करेगा, क्या डिबेंचर ले, क्या इक्विटी करे, मतलब शेयर करे, कैसे? तो वो सब किस में आ जाएगा जी? कैपिटल स्ट्रक्चर में। यानी कि एक जो सबसे पहले आ गया फाइनेंस रेज करना, वो फाइनेंस मैनेजर का सबसे पहला काम है। फिर आ गया जी पैसा। तो अब हमारे पास आ गया जी, हमने तो बहुत अच्छा अपना लोन भी ले लिया, इक्विटी भी कर लिए, खुद का भी पैसा लगा लिया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम करेंगे जी इन्वेस्टमेंट। अब हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? 2 टाइप से इन्वेस्टमेंट होगी। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग कैपिटल बजटिंग करेंगे। यानी कि अब जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं, देखिए ध्यान से। टॉपिक हमारा एक तो रहेगा जी कैपिटल स्ट्रक्चर का, जो मैं आपको करवाऊंगी अगली सीरीज में। एक होगा जी हमारा इन्वेस्टमेंट का, कि वर्किंग कैपिटल की क्या क्या अप्रोचेज हैं, जैसे कि मैचिंग कंसेप्ट है, अग्रेसिव अप्रोच है, वो जो भी है वो सब अच्छे से देखेंगे। कैपिटल बजटिंग के अंदर जो हमारी भी नेट इनकम वाली, नेट NOI अप्रोच, वो सारी अच्छे से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूरे आने के चांसेस हैं। इसमें से ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई पेपर हो और आपका क्वेश्चन ना आया हुआ हो। तो ये तीसरा हो गया जी डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी मतलब कि क्या हो गया कि हमने क्या किया, पहले पैसा आया, पैसे को हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब जो प्रॉफिट आ गया उसका क्या करें? क्या डिविडेंड दे दें? क्या शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दें या कुछ रख लें? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड पॉलिसी। उसकी कुछ थ्योरीज हैं, उससे पहले एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो मतलब कंपनी है, कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया जी। हमारा कब से स्टार्ट हुआ? हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 और हमारा खत्म कब हो गया? 31 मार्च 2020। अब हो गया जी, इसके अंदर हमने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने सरप्लस दिखा दिया।
सरप्लस दिखा दिया। अब हम क्या करें, हमने रिजर्व में भी डाल दिया पैसा, अच्छा कैपिटल रिजर्व में भी डाल दिया, सब में डाल दिया। अब हमारे पास ये पैसा बच गया, सरप्लस हो गया। अब हम क्या करें जी इसका, क्या हम इसको डिविडेंड दे दें क्या हम डिविडेंड दे दें, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर हम रिटेन कर लें? दो ही होंगे ना, या तो हम डिविडेंड का पे आउट कर दें, पे कर दें, या फिर हम उसको रिटेन्ड कर लें, यानी कि उसको रख लें अपने बिजनेस के अंदर। तो दो ही पॉइंट हो सकते हैं, या तो पेमेंट कर दी जाए या फिर उसको रख लिया जाए। तो उसका डिसीजन कहाँ होगा, उसके लिए क्या होगा जी, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग होगी। कौन सी, एजीएम मीटिंग, उसके अंदर डिसीजन लिए जाएंगे। कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, डिसीजन लिए जाएंगे, एक तो होगा जी हमारा जर्नल और एक होगा जी स्पेशल। ठीक है, स्पेशल। जर्नल के अंदर जर्नल बिजनेस बोला जाएगा जिसको, और स्पेशल वाले में स्पेशल बिजनेस। यानी कि जो जर्नल टाइप के रेजोल्यूशंस होते हैं, जो जर्नल हमारे प्रस्ताव होते हैं, कुछ डिसीजन है कि हाँ जी आगे हमने कंपनी में क्या करना है, क्या रहेगा, वो सब जर्नल में आ जाएंगे। और अगर कोई हमने स्पेशल टाइप का डिसीजन लेना है बिल्कुल अलग से, जिसके लिए अलग से पावर चाहिए, तो वो स्पेशल बिजनेस में आ जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। जर्नल के अंदर क्या होगा जी, जर्नल के अंदर हमें क्या मतलब है हम वो देख लेते हैं। जर्नल के अंदर डिविडेंड पॉलिसी के बारे में भी डिसाइड होगा। डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड होगी क्या, कि डिविडेंड बांटा जाए ना बांटा जाए, कितना बांटा जाए, कितना रखा जाए, क्यों रखा जाए, आगे क्या प्लानिंग है, क्या हम उसको कहीं और इन्वेस्ट करने वाले हैं, और उसको इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हमारी अर्निंग कितनी होगी, और हम अगर उनको दे रहे हैं तो वो क्या रहेगा, वो देखते हैं अब सारा कुछ हम लोग। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि ये सब होता है। तो अब हम लोग डिविडेंड पॉलिसी के बारे में आ जाएंगे कि डिविडेंड पॉलिसी कहती क्या है। क्वेश्चन हर बार आप 3 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका घूम फिर के आया हुआ है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगी ताकि क्वेश्चन किसी भी पॉइंट में से अगर आ जाता है तो आप लोगों का गलत ना हो। ठीक है जी, देखिए ध्यान से। एक है जी हमारी रेलिवेंट इररेलिवेंट थ्योरी, इररेलिवेंस थ्योरी, और एक है जी हमारी रेलिवेंस थ्योरी। इररेलिवेंट का मतलब ही समझ में आ रहा है कि इररेलिवेंट मतलब कि डिविडेंड पॉलिसी बनाने की जरूरत ही नहीं है। इररेलिवेंस पॉलिसी क्या कहती है कि हमें डिविडेंड पॉलिसी बनाने की जरूरत ही नहीं है। डिविडेंड पॉलिसी यानी कि डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए, उससे कंपनी की पोजीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे, इसके अंदर 2 पॉलिसीज हैं। कई बार तो सीधा सीधा एक ही पॉइंट पूछ लिया जाता है कि इररेलिवेंस पॉलिसी कहती क्या है। इररेलिवेंस पॉलिसी कहती है कि चाहे आप डिविडेंड दे दो चाहे आप डिविडेंड ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब इससे कंपनी की पोजीशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 इसकी थ्योरीज हैं। नंबर 1 है जी रेसिड्यूअल पॉलिसी बोल दें या फिर हम लोग थ्योरी बोल दें। रेसिड्यूअल थ्योरी क्या कहती है, अगर आपके पास कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई आपको मौका मिल गया किसका, बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का, अलग से आपको मौका मिला कि हाँ जी अगर हमारे पास पैसा हो ना तो हम एक और बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक अच्छी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमें क्या मिलेगा, उसके बदले में अर्निंग अच्छी मिलेगी। तो हम उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे और बाकी का अगर कुछ फिर भी बच गया, मान लीजिए सरप्लस हमारे पास है जी 10 करोड़ रुपए और हमने इन्वेस्टमेंट करनी है 8 करोड़ की, तो 2 करोड़ रुपए अभी भी बच गए। इस 2 करोड़ को आप लोग क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 10 ही हमने सरप्लस में है, तो 0 बच गया तो कोई बात नहीं, मत करो। ये कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
कैसे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कहते हैं कि अगर हम कंपनी में कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, उससे शेयर होल्डर्स जो हैं उनको भी तो प्रॉफिट होगा ना। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट होगा। शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी की जो पोजीशन है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी हो जाएगी बिजनेस में पैसा लगाने से, तो ऑटोमेटिक ही शेयर होल्डर जो हैं उनको अच्छा पैसा मिल जाएगा। अच्छा, फिर ये इस बात को रखते हुए मद्देनजर कि भी हाँ जी, कि जितना हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको इन्वेस्ट करो और बाकी का बचता है वो बांट दो। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो डिविडेंड पे कर दो, इससे कंपनी की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कौन सी थ्योरी है? रेसिड्यूशल पॉलिसी थ्योरी, रेसिड्यूशल थ्योरी। अब क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है कि रेसिड्यूशल थ्योरी किसका पार्ट है, इरेलीवेंट है या रेलीवेंट है? तो ये इरेलीवेंट है। अच्छा, दूसरा कि डिविडेंड पे आउट करने से कंपनी की पोजीशन पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। ये पॉलिसी ये कहती है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद है जी एमएम पॉलिसी थ्योरी। एमएम थ्योरी क्या कहती है? एमएम थ्योरी भी कहती तो यही है, रेसिड्यूशल और एमएम थ्योरी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस रेसिड्यूशल को थोड़ा सा उन्होंने क्या किया और आगे बढ़ा दिया, 1-2 पॉइंट और बढ़ा दिया। और एमएम थ्योरी के अंदर उन्होंने कुछ मतलब कि उन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए हैं कि भी हमारी ना ये अजम्पशंस हैं, इसको आपने फॉलो करना है। वो ये कहते हैं कि जो टैक्स है ना, एजम्पशंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो टैक्स है वो नहीं है, यानी कि नो टैक्स। अच्छा, उसके बाद फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कितने भी पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। मतलब हुआ कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो हम 1000 के ही ले सकती हैं, हम 999 के नहीं ले सकते क्योंकि 10 का शेयर है। लेकिन अगर शेयर को हम लोग स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टॉक के अंदर, तो हम लोग क्या है जी 995 का भी ले सकते हैं कि 995 का हमें स्टॉक चाहिए। तो फ्रैक्शन क्या है? अवेलेबल है किसके अंदर? एमएम थ्योरी के अंदर। ये इसका अजम्पशंस है इरेलीवेंट थ्योरी की कि हमारे पास ना तो टैक्स है, टैक्स नहीं देना। अच्छा, और जो हमारा जो शेयर होल्डर है वो रैशनल है, रैशनल तो है ही। टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, कितने भी टाइम के अंदर। और एक और पॉइंट है कि जो फंड है ना, फंड इजीली मिल सकता है, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग डिविडेंड को रिटेन कर लेते हैं तो हमें आराम से हम उसकी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। अगर किसी कारण से हमने पे आउट कर दिया मतलब कि हमारे पास उसका डिविडेंड नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे? और शेयर इशू कर देंगे, हमारे पास फिर से पैसा आ जाएगा, कंपनी की पोजीशन फिर से बढ़ जाएगी। तो ये कहते हैं कि चाहे बांटो चाहे ना बांटो, कंपनी की पोजीशन का उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कंपनी को तो पैसा चाहिए ना, कंपनी यहां से नहीं लेगी तो दूसरी जगह से ले लेगी। तो इसके अंदर क्या अजम्पशन है कि फंड इजीली मिल सकता है, लोन भी मिल सकता है, शेयर कैपिटल से भी रेज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एमएम थ्योरी के अंदर ये इसकी अजम्पशंस हैं इसकी। हाँ जी, बात क्लियर हुई आपकी कि अगर रिटेन करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और अगर रिटेन नहीं किया, सारा का सारा पे आउट कर दिया, तो दूसरे के अंदर वो शेयर कैपिटल से इसको रेज कर लेंगे। ये कहती है एमएम थ्योरी इसकी, डिविडेंड पॉलिसी की। इरेलीवेंट थ्योरी के अंदर ये एजम्पशंस है एमएम थ्योरी की, और ये 2 पॉइंट हैं, या तो रिटेन करेगी या फिर वो पे आउट कर देगी। पे आउट कर देगी तो दूसरा ऑप्शन क्या है? कैपिटल, शेयर कैपिटल को वो रेज कर लेंगे, दोबारा से नए कैपिटल को इशू करके फ्रेश शेयर इशू करेंगे और फंड को दोबारा से रेज कर लेंगे, ठीक है। अब आगे जी रेलिवेंट थ्योरी।
पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, पिछली से पिछली बार आया हुआ था मेरे ख्याल वोल्टर मॉडल के ऊपर, कि वोल्टर मॉडल क्या कहता है कि पूरे की पूरे डिविडेंड देना चाहिए 100% या फिर 50% देना चाहिए या देना ही नहीं चाहिए। तो कई पॉइंट थे, मैं आपको एक बार पहले थ्योरी समझाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग कुछ जो पॉइंट हैं वो देखिएगा होते क्या है। ये एक होता है जी आर। आर का मतलब क्या होता है? अर्निंग। और एक होता है जी के। के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ शेयर या कॉस्ट ऑफ डिविडेंड भी कह सकते हैं, कि हम जितनी भी उसको डिविडेंड देंगे उसकी कॉस्ट, शेयर कह लो डिविडेंड कह लो। अर्निंग, किसकी अर्निंग? अगर हम रिटेन्ड करते हैं, अगर हम पैसा डिविडेंड का पैसा रिटेन्ड करते हैं तो उसके ऊपर उस पैसे को जहां हम लगाएंगे उसमें जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें अर्निंग होगी, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग बोल सकते हैं इसको, रिटेन्ड अर्निंग आर से बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो अब ये थ्योरी क्या कहती है वोल्टर मॉडल की? वोल्टर मॉडल की थ्योरी कहती है अगर आर ज्यादा है के से, यानी कि एग्जाम्पल समझिएगा, 1000 रुपए की कैपिटल है, 1000 रुपए की, और मैं अगर मेरी कंपनी अगर बाहर पैसा लगाती है तो 15%, यानी कि मुझे 150 रुपए का प्रॉफिट होता है, मैं कंपनी हूं, और अब मुझे देना कितना पड़ रहा है डिविडेंड देना पड़ता है 10%, यानी कि 100 रुपए, तो 50 रुपए कंपनी का सीधा प्रॉफिट हो गया। तो 50 रुपए का जो फायदा हो रहा है, तो कंपनी क्या कहती है कि सारे के सारे जो जो डिविडेंड है ना, हम लोग उसको रिटेन कर लेंगे, और रिटेन करके क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने से जो हमें प्रॉफिट मिलेगा फिर हम डिविडेंड बांटेंगे बाद में, यानी कि अब तो हम उसको 10 रुपए दे रहे हैं, और अगर हम रखेंगे तो हम देंगे 15 रुपए, तो हम 15 को बाद में बांटेंगे। ये है जी थ्योरी इसकी, सीधी सीधी आपको अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो वोल्टर मॉडल की। अगर कंपनी की आर ज्यादा है के से तो रिटेन्ड कर लेना चाहिए। अगर कंपनी की आर रिटेन्ड अर्निंग के से कम है, यानी कि 1000 रुपए हैं और हमें मिल रहे हैं 8%, यानी कि 80 रुपए, और 1000 रुपए पे हमें डिविडेंड देना पड़ रहा है 10%, यानी कि 100 रुपए, तो हमें तो 20 रुपए का और घाटा हो गया। तो हम क्यों 20 रुपए का घाटा लेंगे? तो कंपनी कहती है, वोल्टर मॉडल कहता है, चुपचाप 100% पे आउट कर दो। 10-20 नहीं, पूरा का पूरा 100%। क्वेश्चन इसमें से बना हुआ था आपका कि 100% पे आउट करती है। अगर आर कम है के से तो कितना परसेंट पे आउट करना चाहिए? 10%, 50% या 100%? तो 100% पे आउट कहती है वोल्टर मॉडल कहता है। वोल्टर मॉडल कहता है कि, और दूसरा एक और भी है जी, आर और के अगर बराबर आ गए, यानी कि अगर हम बाहर पैसा लगाते हैं तो भी हमें 100 रुपए मिल रहे हैं और हम दे रहे हैं तो भी 100, तो क्या करें? तो उसमें कंपनी की मर्जी रहेगी, कंपनी चाहे तो रिटेन कर ले और चाहे तो पे आउट कर दे, वो उसकी मर्जी रहेगी कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है इस चीज की। ये हो गया वोल्टर मॉडल। अब है गोल्डन मॉडल। गोल्डन मॉडल क्या कहता है फिर? गोल्डन मॉडल ये कहता है, गोल्डन मॉडल और जो वोल्टर मॉडल है उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसने उसको थोड़ा सा और मतलब कि क्या कह सकते हैं, क्रक्स डाल दिया उसके अंदर, ये कह दिया कि हाँ जी पे आउट तो कर देंगे, लेकिन है ना आगे वाला एक पॉइंट और बताया कि अगर आप लोग अपनी मर्जी से ही शेयर होल्डर का पैसा रख रहे हो और उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या शेयर होल्डर रैशनल नहीं है? उसको अकल नहीं है कि वो पैसा कहीं और लगा दे? वो कंपनी पे क्यों डिपेंड हो रहा है? आज के टाइम में हम लोग क्या कहते हैं, जो पैसा हमारे पास है वही तो हमारा है ना, हम क्यों दूसरे के भरोसे रहें? कंपनी को क्या पता प्रॉफिट हो या ना हो, ये तो हाइपोथेसिस ही तो है ना कि कंपनी अगर पैसा लगाएगी उसको इतना प्रॉफिट होगा, फिर डिविडेंड मिलेगा, ये तो उसने एक एज्यूम किया है, हो सकता है वो ना भी मिले। तो इसके अंदर एक जो कहावत है ना, ए बर्ड
ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू बर्ड इन द ट्री। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि पेड़ पे दो बैठे पक्षी हैं, पेड़ पे दो बैठे पक्षी हैं और हम ये सोचें कि ये दोनों पक्षियों का हम शिकार कर लेंगे। भी आज हमारे हाथ में है तो कुछ भी नहीं, लेकिन दो पक्षी जो बैठे हैं ना वो हमारे हैं। हो सकता है हम शिकार करने से पहले ही वो पक्षी उड़ जाएं। तो गोल्डन मॉडल क्या कहता है कि जो पक्षी हमारे हाथ में मान लो एक ही है 1 और ये है जी 2, तो अगर एक पक्षी जब हमारे हाथ में आ गया ना तो हम तो ये मानेंगे कि ये ही हमारा है, दूसरे वाले का क्या भरोसा कि वो कब उड़ जाए। तो ये कहते हैं कि हम लोग क्यों माने, जो हम मान लो कि हम शेयर होल्डर हैं, हम क्यों माने कि जो कंपनी वाले हैं वो बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट होगा तो हमें डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी वाले अगर डिविडेंड नहीं दे रहे टाइम पे और वो बिजनेस को इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को, तो हो सकता है शेयर होल्डर इस बात पे आवाज उठाएं और कंपनी की जो मार्केट है वो कम हो जाए, कंपनी में शेयर वैल्यू कम हो जाए, लोग नहीं करने देंगे इन्वेस्टमेंट। तो इसमें एक भी अजम्पशन तो यही है कि जो शेयर होल्डर है वो रैशनल है। और दूसरा क्या है कि अब ये इसके अंदर दोनों पॉइंट बता दिए। इसमें तो वोल्टर मॉडल ने तो सिर्फ एक ही पॉइंट बताया, इसने सिर्फ कंपनी के हिसाब से सोचा कि भी इसके अंदर वोल्टर मॉडल के अंदर अजम्पशंस लगा दी। वोल्टर मॉडल की जो अजम्पशंस है वो क्या है कि कस्टमर रैशनल तो है लेकिन पैसा कहीं और से नहीं मिल रहा, सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। दूसरी वाली जैसे एमएम थ्योरी थी वो कहती है कि पैसा यहाँ से नहीं मिला तो कहीं से ले लो। इसमें ये अजम्पशन है कि पैसा आपको यहीं से लेना पड़ेगा। अच्छा, कांस्टेंट है सब कुछ, रेट कांस्टेंट है, वही का वही रहेगा, ये नहीं है कि बाद में चेंज हो जाए। तो गोल्डन मॉडल क्या कहता है, गोल्डन मॉडल यही कहता है कि आपको डिपेंड करेगा कि आप उस पैसे को लगा रहे हो तो उसके अंदर जो शेयर होल्डर है वो भी रेडी है। ठीक है, तो गोल्डन क्या कहता है, गोल्डन कहता है कि साथ में जो शेयर होल्डर है वो देखेगा इस चीज को कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। वो हो सकता है इस बात के लिए आपके जो मार्केट प्राइस है उसको कम भी कर दे। तो रेलेवेंस थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप डिविडेंड, क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर डिविडेंड पे कर दिया जाए तो क्या कंपनी की पोजीशन पे, कंपनी की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। डिविडेंड पे आउट से कंपनी की पोजीशन पे फर्क पड़ता है। साथ में जो हमारी जो पर शेयर कैपिटल है, कंपनी की जो वैल्यू होती है हम वो किससे जानते हैं, कंपनी की वेल्थ को हम किससे मानते हैं? जो हमारे शेयर्स हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है क्या? अगर शेयर ही हमारे गिर गए तो कंपनी की वैल्यू तो अपने आप ही कम हो गई ना। तो ये कहते हैं, रेलेवेंट थ्योरी कहती है कि पे आउट करेंगे ना तो उससे पहले सोचना पड़ेगा कि कौन सा वाला हम यूज़ करें, किस हिसाब से दें, कि दें या ना दें, तो उसके ऊपर कंपनी की वैल्यू का पूरा इफेक्ट पड़ेगा। इररेलेवेंस थ्योरी कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, बांटो, कंपनी को सिर्फ पैसा चाहिए, कंपनी अगर पैसे को इन्वेस्ट करेगी तो प्रॉफिट आएगा तो शेयर अपने आप ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, दोनों ये मॉडल है, डिसीजन आपका रहेगा कि कौन सा आपको मॉडल अच्छा लगा। आप अगर होते तो पैसा कहाँ लगाते? क्या आप इररिलेवेंट थ्योरी को कहते हैं सही है या फिर आप रेलिवेंट को कहते हैं? और रेलिवेंट के अंदर वोल्टर मॉडल सही है या फिर गोल्डन मॉडल? कमेंट दीजिएगा आपने कि आपको कैसा लगा ये वाला, कि कौन सी थ्योरी आपके हिसाब से सही है। चलिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता देती हूँ कि किस तरह से बन सकते हैं। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी क्या कहती है? डिविडेंड पॉलिसी यही कहती है कि जो डिविडेंड है शेयर होल्डर को जो सरप्लस होता है वो बटे या ना बांटा जाए। डिविडेंड पॉलिसी 2 ही पॉइंटों पे आधारित है। और दूसरा क्या कहती है कि उसकी बांटने से कंपनी की पोजीशन पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। और ये मॉडल है, सीधे सीधे नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि इक्विवेलेंट थ्योरी, एमएम थ्योरी कौन सी है, रेलिवेंस है या नॉन रेलिवेंट है। गोल्डन मॉडल, वोल्टर मॉडल के अंदर भी क्या रेलिवेंट है या नहीं है, मॉडल पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है कि पॉलिसी क्या कहती है, या फिर अंदर से कुछ कहें तो अब तो हमें अंदर की भी पूरी जानकारी हो गई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है
तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब जो 2-3 टॉपिक हमारे ये भी रहने वाले हैं कि अभी जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला है वो हम लोग करेंगे, कैपिटल बस्टिंग करेंगे, प्लस में ये हो गया। तो इन तीनों चारों टॉपिक में से एक वर्किंग कैपिटल वाला, इन तीनों चारों क्वेश्चन जो टॉपिक रहेंगे उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।